प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी श्री सुरेश बरनवाल जी ने लिखी है। सुरेश जी ने हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया था। उन्होंने किसी ग्रुप में मेरा कोई वीडियो देखा होगा, तो मेरा नंबर देख करके मुझसे कांटेक्ट, उन्होंने जो अपनी कहानी पढ़ने का मेरे सामने प्रस्ताव रखा, उसे मैंने सहर्ष स्वीकारा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा साथियों कि सुरेश बरनवाल किसी खास परिचय के मोहताज नहीं है। सुरेश मोहताज इसलिए नहीं है कि उनके पास पुरस्कारों की कोई लंबी चौड़ी सूची है, वरन इसलिए नहीं है कि उनका कहानी संग्रह भविष्य में न केवल बार बार पढ़ा जाएगा, बल्कि इस संग्रह से आने वाली पीढ़ियां जीवन कला और राजनीति की त्रयी के संदर्भों के बारे में बहुत कुछ समझ सकेंगी। प्रस्तुत कहानी सैनिक और बंदूक सुरेश की प्रचलित व वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय युवा कहानीकार प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कृत कहानी है। वे इस कहानी से जाने जाते हैं, युद्ध की आवश्यकता ही क्यों है? इस प्रश्न पर यह कहानी सोचने को मजबूर करती है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि कोई भी युद्ध इस धरती के तन मन पर लगने वाला ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरा जा सकता। एक सैनिक की मनःस्थिति का मार्मिक चित्रण भीतर तक सिरहन पैदा कर देता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और शुरू करता हूं सैनिक और बंदूक। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मौत की शांति सब तरफ व्याप्त थी। बस कभी कभी किसी बंदूक के चलने की आवाज गूंज उठती थी और फिर एक चीख की आवाज भी पीछे पीछे आ जाती थी। कहीं एक जीवन समाप्त हो जाता था। इसी बर्फ की अंतहीन चादर के ऊपर लड़खड़ाते कदमों से एक सैनिक चला जा रहा था। उसकी टुकड़ी के लगभग सभी सैनिक मारे जा चुके थे, और यदि कोई बच भी रहा था तो उसे पता नहीं था कि वो कहां है। वो खुद रास्ता भटक चुका था। चलते चलते उसका शरीर थक कर चूर हो गया था। 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके कंधे पर टंगे किट में बिस्किट का एक आखिरी टुकड़ा शेष था, जो कि उसने तब तक के लिए बचा के रखा था जब तक वो उसे बचा सकता था। उसे डर था कि इस बुरी स्थिति से भी बुरी स्थिति आ सकती है। उस समय यह बिस्किट का टुकड़ा उसके किसी काम आ सकता है। उसके कंधे पर पानी की बोतल में चंद ही घूंट लायक पानी बचा था। 2 घंटे पहले उसने एक घूंट पानी पिया था और उसके बाद भी बोतल के वजन को तौल कर अंदाजा लगाया था कि कितने घूंट पानी और उसमें बचा होगा। उसकी वर्दी कई स्थानों से फट चुकी थी। बाह में हुए एक घाव से खून निकल गया था, पर वर्दी बाह के पास से पूरी लाल हो गई थी। घाव में रह रहकर सूखी टीस उठ रही थी। उसके एक हाथ में बंदूक थी और कमर पर ढेरों कारतूस। कितनी अजीब बात थी कि लगभग मरणासन्न स्थिति में चलते सैनिक के पास जीवन बचाने की सामग्री नहीं के बराबर थी और जीवन खत्म करने की सामग्री भरपूर। वो इस सामग्री को बचाकर चलते रहने के लिए मजबूर था। इस अवस्था में वो लगभग चेतना शून्य हो चुका था। उसे पता नहीं था कि वो आखिर इतना बोझ उठाकर जा कहां रहा है। बस वो निरंतर चलता जा रहा था। किसी भी सैनिक के साथ युद्ध के प्रारंभ में यही होता होगा कि वो दुश्मनों को अपनी सीमा से या फिर उनकी ही सीमा से खदेड़ने के लिए उन्हें मारता है, या फिर कोई खुद उसे ना मार दे ये सोचकर। युद्ध के दौर में यह मानसिकता सबसे अधिक व्यापक होती है कि सामने वाले को मारना इसलिए जरूरी है कि कहीं सामने वाला उसे ना मार दे, और मौत से बचने के लिए मौत नाचती है।
इसके बाद कुछ दिनों तक युद्ध में लगे रहने के बाद लाशों के दृश्य, सैनिकों की चीख, गोलियों की गड़गड़ाहट, बमों के धमाके, मौत के भय से सैनिक इतना सम्मोहित हो चुका होता है, मानसिक चेतना से ऐसा पंगु हो चुका होता है कि वो दुश्मन को देखते ही एक मशीन की तरह गोली चलाता है या संगीन सामने वाले के सीने में घोंप देता है। उसे दूसरे के या अपने घाव का किसी प्रकार की भावना का कुछ एहसास नहीं रहता। उस पर उस पर भूख और प्यास की लगातार मार। यह सैनिक भी ऐसी हालत में पहुंच चुका था। उसे पता नहीं था कि उसने कितनों को मारा है। प्रारंभ में उसने राउंड की गिनती के साथ अपने हाथों मारे गए सैनिकों की गिनती करने की कोशिश की थी, पर अब वो पानी के घूंटों की गिनती कर रहा था। इन सबसे बड़ी चीज जिससे हर सैनिक सबसे अधिक प्रभावित होता है, पर सैनिक के किसी घाव की तरह दिखती नहीं, वो होती है परिवार वालों की याद। उनके पास ना पहुंच पाने का डर का जिक्र ही नहीं होता। हर प्रकार के एहसास और एहसास शून्यता के बावजूद हर सैनिक इस डर से हर क्षण रूबरू होता है। हर सैनिक के पास ऐसे समय का एक ही साथी होता है, उसकी बंदूक। बारूद के धुएं, गंध से भरी, लगातार खांसती, सजग, चौकस तथा ज्यादा से ज्यादा गोलियों की लगातार मांग करती बंदूक। बर्फ पर चलते सैनिक के कोट की बाहरी परत के समान उसका पिछला भाग ठंडा रहता है, पर उसकी नली हमेशा गर्म रहती है। इस सैनिक के बंदूक की भी यही हालत थी, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब। सैनिक ने बंदूक की संगीन एक दुश्मन सैनिक के दिल में उतार दी थी। पता नहीं कितनी तस्वीरें बंदूक ने उस सैनिक के दिल में उतर कर देखी थी। एक पत्नी जो चावल बुनती दरवाजे की तरफ बार बार देखती थी। एक बूढ़ी मां जिसने हमेशा के लिए ही अपनी चारपाई दरवाजे के पास डलवा दी थी और खुली आंखों से माला जपने का प्रयास करती दिख रही थी। एक बच्चा लगभग 10 साल का, जो कि अभी अभी स्कूल से आया ही था और अपनी मां का आंचल पकड़कर उससे खाना मांग रहा था। एक छोटी सी बच्ची जिसकी मां ने आज 2 चोटियां बनाई थी। वो आंगन में रेंगते एक छोटे से कीड़े को हैरानी से देखते मुंह से तुतलाती आवाज में कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी और कीड़े के थोड़ा सा आगे निकल जाने पर घुटने के बल रेंग कर उसका पीछा कर रही थी। उन सब की चीत्कार भी सुनी थी बंदूक ने। दिल से बाहर आई थी तो वही सन्नाटा, वही मौत, वही मारने और बचाने की कोशिश। यहां सिर्फ बर्फ की पहाड़ियां थीं जहां कोई बच्चा नहीं था, कोई मां नहीं थी, कोई पत्नी नहीं थी। बर्फ और सिर्फ बर्फ। कभी कभी दिख जाता है कोई सैनिक जिस पर गोलियां चलाना जरूरी हो जाता था। सैनिक की आंखों से चमक गायब हो चुकी थी। आंख की पुतलियों में बर्फ की छाया तो थी ही, पुतलियों के भीतर भी बहुत गहराई में जहां जहां किसी की तस्वीर बनती है, याद बनती है, वहां भी बर्फ पसर चुकी थी। युद्ध भूमि का तो जर्रा जर्रा मौत की खामोशी को रोता है। भूख, पीड़ा, डर और लगातार कई दिन तक ना सो पाने के कारण यह सैनिक मतिभ्रम का शिकार हो चुका था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब तब वो चिल्ला उठता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसे लगातार देख रहा है। उसके साथ तो सिर्फ उसकी बंदूक है। तो क्या उसकी बंदूक ही लगातार उसे घूरे जा रही है? वो मति भ्रम से निकलने के लिए बार बार अपना सिर झटक रहा था, पर इसके बावजूद सैनिक को लग रहा था कि अपनी संगीन पर कईयों के खून के छींटे लिए उसकी बंदूक लगातार उसकी ही तरफ देख रही है। चलते चलते सैनिक को लगा कि वो गिर जाएगा। एक क्षण सुस्ताने के लिए वो रुक गया। क्यों, थक गए क्या? अचानक सैनिक ने किसी को कहते सुना। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने पूछा, थक गए क्या? इस बार सैनिक के कानों ने फिर सुना। बंदूक उससे कह रही थी। चेतना शून्य हो चुके सैनिक ने अपने सिर को झटका और बंदूक को हैरानी से देखा। संवेदनहीनता की लंबी स्थिति, उस बंदूक का बोलना उसे जितना हैरान कर गया, उससे अधिक उसे बुरा लगा। वो चुप रहा, पर बंदूक थी कि मानो संवाद स्थापित करने को दृढ़ थी। हां,
बंदूक के फिर पूछने पर वो बोला। उसे अपनी आवाज पराई और बहुत दूर से आती सी लगी, मानो वो स्वयं किसी गहरे कुएं में गिर गया हो और कुएं के मुहाने पर खड़ा कोई व्यक्ति उससे कुछ बोला हो। हाँ, थक गया, वो दोबारा बोल उठा। उसे लगा कि दोबारा बोलना जरूरी है ताकि वो निश्चय कर सके कि ये उसकी अपनी ही आवाज है। तब आराम क्यों नहीं कर लेते? बंदूक पूछी। जब तक तू जिंदा है हम सैनिकों को आराम कहां? सैनिक चिढ़कर बोला। मैंने क्या किया? बंदूक क्रोध और अपने पर लगते इल्जाम से हैरान होकर बोली। तू ही तो है जो हमें मारने मरने पर मजबूर करती है और मौत का डर दिखाती है। पर हमें चलाता तो तू ही है, मैं खुद थोड़े ही चल जाती हूं। मैं तुझे ना चलाऊं तो तेरी कोई साथिन मुझे मार जाएगी। मेरी उस साथिन को भी तो तेरा कोई साथी चलाता होगा। बंदूक व्यंग से मुस्कुराई। खबरदार, सैनिक गरजा। वो मेरा साथी नहीं, मेरा दुश्मन होगा। तुमने अन्य बंदूकों को मेरी साथिन कहा है क्योंकि हम एक ही जाति वर्ग की हैं। इसी तरह अन्य सैनिक तेरे जाति वर्ग के हैं, इसीलिए वो भी तो तेरे साथी हुए। बंदूक ने तर्क दिया। सैनिक उस तर्क से अचंभित हुआ। बात सही थी पर बिल्कुल गलत भी। पता नहीं, वो बोला। मुझे तो इतना पता है कि इस समय वो मेरे दुश्मन हैं और मेरा काम है उन्हें मारना। बिल्कुल ठीक, बंदूक बोली। तो तेरा काम है उन्हें मारना, ना कि वो तेरे दुश्मन हैं। शायद यही, सैनिक संक्षिप्त सा बोला। और तेरा काम उन्हें मारना है जो कि तू मेरी सहायता से कर रहा है, यानी कि मैं तेरा काम कर रही हूं। पर तेरा काम भी तो मारना ही है, सैनिक चिढ़कर बोला। नहीं, मेरा काम तो तेरा काम करना है और तेरा काम है औरों को मारना। पर तू यदि मेरे हाथ में रहने के बजाय किसी और के हाथ में रहती तो भी तेरा काम तो लोगों को मारना ही होता ना। बंदूक एक बार निरुत्तर हो गई, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। वो नया तर्क पेश करती कि कोई दिखा। सजग सैनिक ने अपना काम किया, बंदूक ने भी अपना काम किया। सामने से आने वाला सैनिक चीखा, तड़पा और इस सैनिक की तरफ अपनी खाली आंखों से देखता शांत हो गया। सैनिक उसके पास गया। उसने उसकी वर्दी टटोली। उसके थैले में एक भी बिस्किट नहीं था, खाने की कोई भी चीज नहीं, यहां तक कि पानी की बोतल तो बिल्कुल खाली थी। ओह, इसे तो वैसे ही मरना था, सैनिक ने अफसोस किया। तो तुझे कौन सा बचना है? बंदूक हंसी। बकवास मत कर, सैनिक चीखा। मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसके परिवार वाले भी इसका इंतजार कर रहे होंगे। मेरी एक छोटी सी बेटी है। सैनिक की आंखों में एक आंसू लरजा। इसकी अभी अभी शादी हुई थी, बंदूक बोली। तुझे क्या पता? सैनिक हैरान हुआ। तब तक वो उस सैनिक की लाश से कुछ दूरी पर आ चुका था। मुझे मेरी साथिन ने बताया, बंदूक नीचे देखती बोली। साथिन? कौन साथिन? उस सैनिक की बंदूक? तुम्हारे अनुसार वो मेरी साथिन ही तो थी ना? तूने उससे कब बात कर ली? जब तुम अपने साथी की वर्दी और थैले को टटोल रहे थे। खामोश, वो मेरा साथी नहीं, सैनिक चीखा। ओह, बंदूक व्यंग से हंसी। वो तुम्हारा कुछ नहीं, तुमने तो अपना काम किया है। किसी मां बाप के जवान बेटे को मारना तुम्हारा काम है, किसी नव विवाहिता के पति को मारना तुम्हारा काम है। क्या पता उस नव विवाहिता के पेट में कोई जीव भी पल रहा हो। उस बेचारे को पैदा होने के बाद बाप का मतलब ही मालूम ना हो पाएगा। ये सब काम तुम्हारा है जो कि तुमने बखूबी किया है। ये काम तूने किया है, तूने उसे मारा है, सैनिक इन इल्जामों से बौखला कर बोला। और तूने क्या किया है? बंदूक पूछी। मैंने? सैनिक एक पल सोच नहीं पाया कि वो क्या कहे। फिर संक्षिप्त खामोशी के बाद सिर झुकाकर बोला। शायद तू सही कह रही है, मैंने अपना काम किया है, वही काम जो तू कह रही है। बंदूक ये सुनकर शांत रही। सैनिक ने एक पल उसके बोलने का इंतजार किया, फिर बोला। तूने कुछ कहा नहीं? क्या कहूं?
बंदूक उदास स्वर में बोली, तूने अपना काम किया और मैंने अपना। वो सैनिक मर गया, उसके परिवार वाले जीते जी मर गए। फिर कोई आएगा, वो भी अपना काम करेगा, उसकी बंदूक भी अपना काम करेगी और तुम भी मर जाओगे। मैं भी बर्फ में पड़ी पड़ी सड़ जाऊंगी। ये कैसा काम है हम सबका, जिसमें सब ने सबको मारना है? बंदूक की बातें सुन सैनिक की पथराई आंखों से कहीं जीवन फिसला। एक आंसू आंख के नीचे जमी हुई बर्फ की गर्द में जाकर गायब हो गया। हाँ, पता नहीं ये कैसा काम है, उसने दोहराया। अचानक फिर कहीं कोई दिखा। दोनों सजग हो गए, पर इस बार चूक हो गई। उधर से गोली चली और इस सैनिक को अपने सीने में एक आग धंसती महसूस हुई। वो तड़प कर गिर पड़ा। उसकी बंदूक भी छिटक कर पास ही जा गिरी। क्षण भर में सैनिक ने समझ लिया कि अब समय आ गया है। तो उधर वालों ने अपना काम कर दिया। बंदूक सहानुभूति, अपनत्व और अफसोस के मिले जुले भावों से उसकी तरफ देखती मुस्कुराती बोली, हां। कराहता हुआ सैनिक बोला, मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, मेरे मेरे मां बाप। वो रो पड़ा। इतनी देर में उधर वाला सैनिक इसके पास आ गया था। इस सैनिक ने उठने की कोशिश की। उधर वाला सैनिक इसे उठते देख सजग हुआ, पर फिर यह देख के कि उसकी बंदूक कुछ दूर गिर पड़ी है, संयत हो गया। उसने पास आकर इस सैनिक के पानी की बोतल को हाथ लगाया। कुछ घूंट बाकी है, इस सैनिक ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। किट में एक बिस्किट भी है। तो उधर वाले सैनिक ने पूछा। तो ये दोस्त कि तुम ये चीजें ले सकते हो, टूटे हुए शब्दों के साथ इधर वाला सैनिक बोला। उस सैनिक ने एक पल सोचा, फिर पानी की बोतल को छोड़ उसके उठने में उसकी मदद करने लगा। एक दुश्मन सैनिक के द्वारा दोस्त कहने से शायद उसके भीतर भी कुछ बदल गया था। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, इधर वाला सैनिक उसे मदद करते देख हैरान था। हां, उस सैनिक ने कहा, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास बंदूक नहीं रही। हां, मेरे पास बंदूक नहीं रही, पर पानी है, तुम पानी पी लो, इधर वाला सैनिक बोला। हां, उधर वाला सैनिक थका सा उसके पास ही बैठ गया। उसने भी अपनी बंदूक उसकी बंदूक के पास रख दी। दोनों बंदूकें धीमे स्वरों में मानो बतियाने लगी। पानी की बोतल खुली और दूसरे सैनिक ने एक घूंट भरा। पहले सैनिक की आंखों में अंधेरा छाने लगा था। प्यास इसे भी लग रही थी। लो, तुम भी पी लो, दूसरे सैनिक ने बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। नहीं, पहले सैनिक ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब ये बोतल मेरे किस काम की, तुम इसे अपने पास रखो। एक घूंट तो ले लो भाई, दूसरा सैनिक जबरदस्ती उसके हाथ में बोतल थमाता बोला। ऊपर जा रहे हो, प्यासे क्यों जाओ? मैं पी नहीं सकता, कहता हुआ पहला सैनिक फिर लेट गया। उसके मृत्यु की घड़ी करीब आ रही थी। दूसरे सैनिक ने यह देखा तो तुरंत उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और पानी की बोतल से एक घूंट उसके मुंह में डाल दी। पानी की घूंट गले से नीचे उतरते ही पहले सैनिक को अपना दर्द कुछ कम होता महसूस हुआ। उसने बड़े संतोष के साथ आंख खोलकर दूसरे सैनिक को देखा। उसे यह सैनिक अपने जैसा ही लगा। उसके चेहरे पर भी दर्द और थकावट की लकीरें थीं और वर्दी कहीं से लाल हो रही थी। अंतर था तो मात्र इतना कि उनकी वर्दी का रंग अलग था। पता नहीं क्या सोचकर वो हंस दिया। उसकी हंसी में युद्ध के कारणों पर व्यंग था शायद। उसके सीने में अचानक फिर तेज दर्द उठा और अनजाने ही उसने दूसरे सैनिक का हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी बंदूक की तरफ देखता अंतिम बार बोला, तू सही कह रही थी, ये सब मेरे साथी ही हैं। फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बंदूक कुछ नहीं बोली थी। गोली मारने वाले सैनिक ने पहले सैनिक का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और दोनों की आंखें बिल्कुल पास थीं। मारने वाले सैनिक ने मरने वाले सैनिक की आंखों में जीवन की ज्योति को गायब होते हुए स्पष्ट देखा, मानो एक दीपक तेजी से बुझ गया हो। वो मौत की गति को इतने स्पष्ट रूप से देख सिहर उठा। अचानक उसके मरने वाले सैनिक की खुली आंखों से कई आकृतियां अपनी तरफ झांकती और धिक्कारती दिखाई दी।
वो आकृतियां चीख कर कह रही थीं और उसकी तरफ अपनी उंगलियां उठा रही थीं। उसे लगा ये आकृतियां कह रही हो, तूने ऐसे मारा है, तूने ऐसे मारा है। घबराकर उसने मरे हुए सैनिक की खुली आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी, फिर उसे जमीन पर लिटा दिया। वो एकाएक हाँफने लगा था। कुछ देर वो अपनी सांसों को व्यवस्थित करने के लिए यूं ही बैठा रहा। फिर उसने मरे सैनिक के थैले में से बिस्किट का टुकड़ा निकाला, उसे मुंह में डाला और बचे हुए पानी में से एक और घूंट गले में डाला। इसके बाद उसने लाश पर एक बार अंतिम निगाह डाली और तन कर खड़ा होकर उसे सैल्यूट किया, फिर अपनी बंदूक उठाकर जाने लगा। पर तभी पहले सैनिक की बंदूक बोल उठी, सुनो, तुम मुझे यूं छोड़ के मत जाओ। दूसरा सैनिक बंदूक के यूं बोलने पर हैरान नहीं हुआ। उसने भी चैतन्य शून्यता की स्थिति में शायद अपनी बंदूक से ढेरों बातें की होंगी। क्या करूं मैं तुम्हारा? वो स्नेह से इस बंदूक को उठाता बोला, मुझे तुम यहीं बर्फ में गाड़ जाओ। उससे क्या होगा? सैनिक ने हैरानी से पूछा। मैं थक गई हूं, मैं अब काम नहीं करना चाहती। बस बस बहुत हो गया। बंदूक मानो रो उठी थी। सैनिक ने बर्फ को अपनी बंदूक की संगीन से खुरचा और एक छोटा सा गड्ढा तैयार कर पहली बंदूक उसमें डाल दी। गड्ढे में से पहली बंदूक ने अपनी साथिन की तरफ देखा। उसकी साथिन अभी तक सजग थी। उधर सैनिक ने ज्यों ही उस गड्ढे को भरा और उठकर जाने लगा कि उसने देखा अचानक ही पास से ढेरों मृत सैनिक उठकर खड़े हो गए हैं। वो सभी बर्फ को खुरच कर गड्ढा तैयार कर रहे हैं। वो हैरान हो देखता रहा। सब मृत सैनिकों ने गड्ढे तैयार कर उसमें अपनी अपनी बंदूकें डालनी शुरू कर दी। फिर उन गड्ढों को भरा और एक दूसरे की तरफ देखकर हाथ हिलाए, फिर वैसे ही लेट गए जैसे मृत होकर पड़े थे। सैनिक ने अपने सिर को जोर से झटका दिया। पता नहीं उसे यह सब क्या दिख रहा था। शायद प्यास लगी थी और लगातार युद्ध की स्थिति से उसे मतिभ्रम उत्पन्न हो गया था। पर बार बार सिर झटकने के बाद भी उसे लग रहा था देखे हुए ये दृश्य उसके भ्रम से नहीं उपजे, ये सत्य है। उसने अब अपनी बंदूक की तरफ देखा। उसने पाया कि उसकी बंदूक उसे बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। उसने अपने थैले को टटोला। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हां, कारतूसों से उसका थैला अब भी भारी हो रहा था। पानी की बोतल भी खाली थी। उसने अपनी आंखें एक एक क्षण के लिए बंद कर ली। आंखें खोली तो सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। दूर गोलियों की आवाजें आ रही थीं, कहीं कोई अंतिम चीख ले रहा था। वो स्वयं कहां था उसे पता नहीं था। किधर जाना था यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। उसके साथी भी उसके साथ नहीं थे। उसके सामने उसका भविष्य स्पष्ट था। वो या तो किसी दुश्मन के हाथों मारा जाने वाला था या अपनी ही मौत मरने वाला था। वो समझ सकता था कि अब वो मुश्किल से कुछ ही घंटों का मेहमान है। उसने अपने परिवार को याद किया, उसका बच्चा, उसकी पत्नी, विधवा मां, एक बहन, जो कि इस इंतजार में थी कि इस बार उसका भाई आएगा और किसी राजकुमार के साथ उसकी शादी करा देगा। उसने अपनी बंदूक से बर्फ को कुरेदा और एक छोटा सा गड्ढा और तैयार किया। उसने अपनी बंदूक को चूमा और फिर बंदूक उसमें डाल दी। उसे लगा कि बंदूक ने उससे कहा हो, अपना ध्यान रखना। गड्ढे में वापस बर्फ डालने के बाद वो आगे बढ़ चला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जमाने भर का थका हुआ था। उसकी आंखों में अपने परिवार वालों की परछाइयां थीं। उसने अपने हाथों मारे गए सैनिकों के चेहरों को याद किया और उनके लिए दुआ में अपने हाथ उठा लिए। वो गिर रहा था, चल रहा था, पता नहीं किस तरफ जा रहा था वो। उसने अपना थैला भी अपनी बंदूक के बगल में छोड़ दिया था। अब वो खाली हाथ था। दूसरों को मारने वाला खुद अपनी मौत के मरने के लिए पूरी तरह तैयार था। पर इन सबसे दूर दुनिया की रंग बिरंगी हलचल में हजारों फैक्ट्रियां धुआं उगल रही थीं। उनमें रोजाना लाखों की संख्या में बंदूकें और कारतूस तैयार हो रहे थे। अनेकों देश हजारों की संख्या में नए रंगरूट भर्ती कर रहे थे और उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह मारना है या फिर मरना है।
दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।